For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. तो ये जो आपका चैप्टर है जिसका नाम क्या है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये एक एक्ट के तहत ही, लेकिन देखिए कितना पुराना एक्ट है, कब आया है, 1890। बहुत पुराने एक्ट में से ये भी एक्ट है। जैसे 1872 का हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, ये आया किस लिए एक्ट, ये जरा देखिए और ये समझिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो किस तरह का रहेगा। मैं कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं देता, मतलब मेरे जैसे लोग रहे सेट करने के लिए, तो क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं ये सिर्फ डेफिनेशन जैसा है, और इसमें जो काम वाली बात है वो ऑलरेडी हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में पढ़ा देते हैं। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट जो आया वो दो बातों के लिए आया। पहला, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा वर्ड जिसका डेफिनेशन बहुत सारे जगहों पे यूज किया गया है, हमें अलग अलग एक्ट में जाकर के उसे डिफाइन ना करना पड़े, इसके लिए जो है वो एक एक्ट बना दिया गया और कहा गया कि चूंकि ये जो वर्ड हैं ये बहुत सारे जो है वो एक्ट्स में क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, तो आप इसका ये मतलब लेंगे। लेकिन फिर इन्होंने तुरंत अगली बात को कहा और कहा कि इसमें सबसे जरूरी चीज जो समझना है वो ये है कि अगर कोई स्पेशल एक्ट ने डेफिनेशन को अलग तरीके से बताया है तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज द डेफिनेशन गिवन इन विच एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, बट देयर इज नो डेफिनेशन फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एक्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो क्या डेफिनेशन ले, जो मर्जी वो, कहा नहीं। कहां से लेंगे हम डेफिनेशन, जनरल क्लॉजेज एक्ट से लेंगे। लेकिन अगर उसे डिफाइन किया गया है स्पेशल एक्ट में अलग तरीके से तो क्या करेंगे, सिर्फ वो मतलब लेंगे, जनरल क्लॉजेज एक्ट एप्लीकेबल। ठीक है, ये पहला काम था। दूसरा काम जो जनरल क्लॉजेज का आया कि इन्होंने कहा कि इंटरप्रेट अगर करना रहे किसी भी लॉ को, देखिए लॉ के भीतर ही घुसे हुए हैं, ये लॉ के डेफिनेशन में कह रहे हैं और कह रहे हैं किसी लॉ का ही कोई इंटरप्रिटेशन अगर हमें लेना रहा तो कैसे लेंगे। तो ये जो पोर्शन आपका रहेगा इसमें कुछ भी नहीं करना रहेगा, क्योंकि पहले हमने क्या पढ़ लिया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। लेकिन हाँ, एक बार जरूर बात करते हुए चलेंगे कि देखिए क्या ये कह रहा है, तो ये भी यही बात कह रहा है, लिटरल इंटरप्रिटेशन, दिस दैट। तो ये दो सेगमेंट को हमें देखना रहेगा। अब इसमें जो डेफिनेशन जैसा दिया हुआ है, ये डेफिनेशन बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी हमारा क्या हुआ रहेगा, देखा हुआ रहेगा। तो अगर सेम रहेगा तो हम मूव करते चले जाएंगे। तो यहां जो डेफिनेशन है एक्ट, जिसका मतलब है किसी चीज को क्या करना, करना, या जो आपको करना था और आपने नहीं किया, यही एक्ट। और क्या था हमारा, ओमिशन। एफिडेविट का मतलब हमने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी देखा हुआ है कि एफिडेविट का क्या मतलब होता है, जहां पे आप बोलने के अलावा क्या करते हैं, चीजों को रिटन मैनर में देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट। अब कह रहे हैं कि अगर उस लॉ में नहीं डिफाइन किया है एफिडेविट तो भी क्या करेंगे, कहा गया कि इसका मतलब हुआ कि जो आप चीज कह रहे हैं उसको अफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए, किसमें, राइटिंग में। सेंट्रल एक्ट कहा गया वो एक्ट जो कौन बनाया, पार्लियामेंट। और इसमें भी आप जो है वो बहुत आराम से जो है वो चीजों को क्या कर सकते हैं, क्रॉस करते हुए चल सकते हैं, जिसमें ये सब वो चीज है जिसका कहीं कोई जो है वो सेंस नहीं बनता कि हम आपसे सेंट्रल एक्ट 3 मार्क्स का पूछ लेंगे। लेकिन मेरा गिरेबान मत पकड़ लीजिएगा, सर पूछ लिया, क्योंकि मैंने बोला दो तरह के लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। एक हमारे जैसे राक्षस होते हैं जो 6 महीने से इंतजार कर रहे होते हैं, मजा आएगा, क्वेश्चन सेट करेंगे, बड़ा मौज किया है बच्चों ने। और कुछ होते हैं और जल्दी से सेट करके आएंगे, कहीं जाना है, काम रहेगा। तो वो जो है वो कुछ भी उठाया, जो भी उन्हें दिखा तो इसमें दिख गया सेंट्रल एक्ट। तो डिफाइन सेंट्रल एक्ट एज पर व्हाट, जनरल क्लॉजेज एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने पढ़ा है, सेंट्रल एक्ट किसको बोलते हैं, जो एक्ट कौन पास करे, पार्लियामेंट पास करे, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पे कुछ बातें, चूंकि ये हमारा कब का आया हुआ है, 1897, अंग्रेजों के समय का बना हुआ है। इसीलिए एक यहां हम बार बार कह रहे गवर्नर जनरल और यहां पे कह रहे प्रेसिडेंट। आज के केस में कौन सा वाला चीज है, प्रेसिडेंट। लेकिन चूंकि अगर पूछ दिया सेंट्रल गवर्नमेंट तो अब ये बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं है।
अब क्या एप्लीकेबल है ये, लेकिन अगर पूछ दिया एज पर व्हाट जनरल क्लॉजेज एक्ट, तो हमें यह भी लिखना पड़ेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द ऑथोरिटी, कमिश्नर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ ऑथोरिटी। यानी कौन, कमिश्नर और कौन हो गए, प्रोविजनल, प्रोविंशियल, प्रोविंस बोलते थे पहले चीज को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते उससे पहले क्या बोलते थे, प्रोविंस। और यहां पे जो है वो प्रेसिडेंट एंड इंक्लूड स्टेट गवर्नमेंट, चीफ कमिश्नर और यूनियन टेरिटरी अगर रहा तो ऐसे केस में जो है एडमिनिस्ट्रेटर देयर ऑफ एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं जिसको एलजी बोलते हैं, जैसे दिल्ली जैसा जगह रहा। चीफ कंट्रोलिंग रिवेन्यू अथॉरिटी और चीफ रिवेन्यू अथॉरिटी, अब ये पोस्ट का नाम है, कह रहे किसको बोलेंगे, तो कहा गया कि जहां पे कोई भी बोर्ड ऑफ रिवेन्यू होगा तो दैट बोर्ड, अगर ऐसा कोई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इसका मतलब हो गया इन अ स्टेट वेयर देयर इज अ रिवेन्यू कमिश्नर, तो वो रिवेन्यू कमिश्नर, अगर वहां पे बोर्ड ऑफ रिवेन्यू रहा तो दैट बोर्ड। इन पंजाब कौन सा है, फाइनेंशियल कमिश्नर, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कलेक्टर, कहा गया कि अगर प्रेसिडेंसी टाउन है, जो कि आज के डेट में नहीं है एप्लीकेबल, अंग्रेजों के जमाने में चार चार जगहों को प्रेसिडेंसी टाउन कहा जाता था, क्योंकि वहां से जो है वो अंग्रेज क्या करते थे, अपनी चीजों को कंट्रोल करते थे, तो इसलिए उसे प्रेसिडेंसी टाउन कहते थे, वहां के लिए अलग रूल बना करके रखते थे। कह रहे हैं कि अगर जो है वो आपका प्रेसिडेंसी टाउन है तो वैसे केस में शैल मीन्स द प्रेसिडेंसी टाउन एंड एज द केस में बी एल्सवेयर चीफ ऑफिसर इन चार्ज या रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। आज के डेट में अगर हम देखें तो कलेक्टर का मतलब क्या है, आईएएस ऑफिसर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर ये आपका, अगर इसमें से किसी को लर्न करना रहा तो उसमें अभी तक याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एक है, इसके अलावा कहीं जो है वो ये नहीं है, क्योंकि इतना छोटा डेफिनेशन हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि कम से कम कितने मार्क्स के लिए देंगे। अब देखिए थोड़ा इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं एग्जाम को लेकर के, किसी पार्ट को छोड़ना नहीं है, लेकिन रिवाइज करते वक्त एलिमिनेट करके तो रखेंगे कि एग्जाम के रात में किन किन चीजों को देखें, सारे चीजों को देखिए, लेकिन ये कमेंसमेंट कहीं मैटर नहीं करता। जिस दिन से आपका जो है वो क्या होगा, ये जो है वो इफेक्ट में आया, उस दिन से ये क्या माना जाएगा, कमेंस माना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब क्या हुआ, जज ऑफ व्हाट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या बोल दिया, यही हो गया प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, या तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा, बट शैल नॉट इंक्लूड व्हाट, हाई कोर्ट, क्योंकि उनको हम अलग से क्या बोलते हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स, कोई भी चीज जिसको रिकॉर्ड पे लिखा जा सकता है, जिसमें लेटर का इस्तेमाल हो, उन चीज को हम क्या बोल देते हैं, डॉक्यूमेंट। क्यों इसके पूछे जाने के चांसेस नहीं है, बहुत छोटा डेफिनेशन है, 3 मार्क्स के लायक ये वेटेज, अगर दिया भी तो 2 को मिला करके दे सकता है। इनैक्टमेंट, अगर कोई लॉ जो आपका बनकर के तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, इनैक्टमेंट। फाइनेंशियल ईयर, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है वो यहां से पिक किया जाता है, अगर कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर, तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अगर कहीं हमने लिख दिया है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर बड़ा रहेगा या ये रहेगा, तो वो उस जगह से करेंगे। गुड फेथ का मतलब है अगर आपने ऑनेस्टली किसी चीज को किया है, भले उसमें आपसे नेग्लिजेंसी हो गई है या नहीं हो गई है, तो भी वो क्या कहलाएगा, गुड फेथ कहलाएगा। जो हर जगह वर्ड नहीं लिखा रहता है इन गुड फेथ, तो अब उसमें हो सकता है अगर उसको, जबकि यही चीज हम लोग जब पढ़ेंगे, आप लोग में से कुछ लोग पढ़ेंगे, अभी जब हम लोग इकोनॉमिक लॉ में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे दिया गया कि अगर नेग्लिजेंसी है, जब तक नेग्लिजेंसी नहीं रहेगा तब तक जो है वो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो यहां लेकिन कह रहे हैं कि गुड फेथ का मतलब क्या हुआ, नेग्लिजेंसी है तो भी और नहीं है तो भी, बस किसी भी तरह से उन्होंने किया, लेकिन कैसे किया है, ऑनेस्टली किया है, उनका इरादा ब्रीच करने का नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन्हीं को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। बहुत सारे जगह पे हमने खुद भी बात किया हुआ गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इश्यू हुआ है किसके द्वारा,
जब आप CMSL पढ़ेंगे तो उसमें तो हम लोग बहुत बात करते हैं सिक्योरिटीज की, लेकिन वैसा सिक्योरिटीज जो किसने के द्वारा इशू किया गया है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उनकी अपनी कंपनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। हाई कोर्ट का मतलब हमें पता है, इंक्लूड किसको छोड़ करके, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, और उस जगह का जो सबसे बड़ी अदालत होगी उस स्टेट की, किसको छोड़ करके, दैट इज कॉल्ड एज हाई कोर्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो जमीन से अटैच और जमीन से फास्टेन ना हो, उसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं? जो प्रॉपर्टी आपका जमीन से जुड़ा हुआ हो, जमीन से फास्टेन हो, जिसको बिना डिसमेंटल किए आप कैरी नहीं कर सकते, उसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अच्छा, कहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर इसके अलावा कोई डेफिनेशन दिया हुआ है तो, और हमने ये पढ़ा भी है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, जहां पे और भी चीज यहां पे डाला गया था, अगर आपको ध्यान हो, जिसमें हमने देखा था कि प्लांट और ग्रेन्स अटैच टू अर्थ, यहां पे अटैच टू अर्थ है तो क्या बोलेंगे? इमूवेबल। लेकिन वहां पे हमने कहा था गेहूं, चावल, धान, ये सब क्या है? मूवेबल के कैटेगरी में है। लेकिन पेड़ मूवेबल नहीं है, वो क्या है? क्योंकि उसको जड़ समेत हम नहीं उखाड़ सकते, और ऐसा नहीं होता कि हर 3 महीने पे उसे काट देते हैं। लेकिन फसल जो हमारा तैयार होता है, पेड़, ट्री, आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, लेकिन धान की खेती 3 महीने 4 महीने में तैयार, फसल कटता है, फिर नया फसल लगता है, जबकि वो भी जमीन से ही लगा हुआ है, तो भी उसे क्या बोलते हैं? मूवेबल। जनरल क्लॉजेज एक्ट ये नहीं बोलता है। इसके अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज अटैच और फास्टेन टू द अर्थ शैल बी कंसिडर एज व्हाट? इमूवेबल प्रॉपर्टी। लोकल अथॉरिटी, याद कीजिए बड़े सारे हमने इस चीज में बात भी किया था, जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, MCD वगैरह हो गया, TDA हो गया, ये सब क्या कहलाता है? लोकल अथॉरिटी कहलाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो क्या नहीं है, इमूवेबल नहीं है, वो क्या कहलाया? मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। ऑफेंस का मतलब है कि कोई भी एक्ट और ऑफ ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ के द्वारा जो पनिशेबल है, वो क्या कहलाएगा? ऑफेंस कहलाएगा। अगर ऑफेंस को CRPC ने अलग तरीके से डिफाइन किया होता तो वहां के लिए वो होता। बाकी जगह जहां पे कहीं कुछ डिफाइन नहीं किया गया, उसके लिए किसको हम पिक करते हैं? जनरल क्लॉजेस एक्ट को पिक करते हैं। पर्सन, जिसने कहा इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। लेकिन यही पर्सन का डेफिनेशन जब हम कंपनी लॉ में देखते हैं तो वहां पे डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। का कोई बात नहीं है, कंपनी लॉ ने अलग तरीके से दे दिया है, तो कंपनी लॉ में अगर पर्सन बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे? पर्सन को लेंगे। अगर उस किसी एक्ट में जहां पर्सन को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर कह दिया गया है कि पर्सन का डेफिनेशन हम वही लेंगे जो कंपनी लॉ ने बोला है तो क्या हम जनरल क्लॉजेस को पिक करेंगे? जबकि नहीं उसमें डिफाइन किया गया है, का डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन अगर ये बता दिया गया कि कहां से पिक करेंगे तो क्या करेंगे? सेम लेंगे। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे गुड्स को डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन उसका डेफिनेशन आप जनरल क्लॉजेज एक्ट से नहीं ले सकते हैं। उसका डेफिनेशन उन्होंने लिख दिया एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो हम कहां से जाकर के लेंगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से लेंगे। पॉलिटिकल एजेंट का मतलब है इन रिलेशन टू, जैसे अगर इंडिया में कोई पर्सन रह रहे हैं, इंडिया का कोई पर्सन जो इंडिया के बाहर जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या बन गए? पॉलिटिकल पर्सन। जैसे IFS जो किए हुए रहते हैं, जो एम्बेसी में रहते हैं, दिस ऑल पर्सन शैल बी कंसिडर एज व्हाट? पॉलिटिकल एजेंट। तो कह रहे इन रिलेशन टू एनी टेरिटरी विद इन इंडिया एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर ऑफ अ पॉलिटिकल एजेंट। लेकिन वर्ड क्यों यूज किया गया यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट? क्यों यहां पे गवर्नमेंट नहीं बोला गया है? क्योंकि जब भी इंडिया से बाहर की बात करेंगे तो दूसरे ध्यान नेशनल लेवल की जब भी बात करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ किसको लाया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं। प्रोविंशियल एक्ट शैल मीन्स एन एक्ट मेड बाय गवर्नर इन, अब नहीं है। अब कौन एक्ट बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट बनाता है। ये पहले के लिए उसको क्या बोलते थे? प्रोविंशियल
ये क्यों दिया गया, बहुत सारी जगहों पे अभी भी लिखा रहता है और अंडर एनी प्रोविंशियल एक्ट, मतलब अगर उतने पुराने एक्ट के तहत भी उस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया है तो वो रिकॉग्निशन रहेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब शैल मीन रिस्पेक्ट एनीथिंग डन बिफोर व्हाट, कमेंसमेंट ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। रेगुलेशन एज पर आर्टिकल 240 और 243 आपको जो अधिकार दिया गया है सरकार को, वो चीज क्या कहलाएगा, रेगुलेशन, जिसके तहत गवर्नमेंट क्या बना सकती है, किसी चीज के लिए डायरेक्शन दे सकती है, और डायरेक्शन रेगुलेशन के फॉर्म में आता है। सेबी के रेगुलेशन होते हैं, आरबीआई के रेगुलेशन होते हैं। स्टेट एक्ट का मतलब ये एक्ट किसके द्वारा पास हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुआ है। विल का मतलब होता है शैल इंक्लूड अ कॉडिशिल एंड एवरी राइटिंग मेकिंग, यानी कि यहां कॉडिशिल का मतलब हो गया एनीथिंग अदर देन, जो आपका जो है वो पोस्थोमस चीज होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉडिशिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब जो किसी के मरने के बाद इफेक्ट में आएगा वो कॉडिशिल। तो कह रहे हैं ऐसा चीज जो लिखा हुआ है लेकिन ये इफेक्ट में कब आएगा, किसी के मरने के बाद आएगा, और उसी समय जो है वो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर तभी किया जाएगा, तो वो क्या कहलाया, विल। अब जहां विल का मतलब नहीं दिया वहां यही मतलब हुआ कि किसी के मरने के बाद, जब हम लोग पढ़ते थे नॉन टेस्टामेंट्री और टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, तो विल क्या है, एक नॉन टेस्टामेंट्री, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो किसी के जीवन काल में हो, नॉन टेस्टामेंट्री जो किसी के मरने के बाद हो। जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब यहां से आपका क्या आना शुरू हो जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जिसमें आपको ज्यादा फोकस नहीं करना रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन कहता है कि कोई भी चीज जब तक जो है वो साफ, प्लेन और क्लियर है, तब तक जो है वो उसमें कोई और जो है वो कंस्ट्रक्शन या कोई और इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे इसका कंसीक्वेंस जो है वो कुछ भी क्यों ना हो। आपको उसका क्या लेना है, हमेशा प्लेन मीनिंग लेना है, कोई भी और जो है वो टेक्निकल मीनिंग नहीं लेंगे। एक केस लॉ दिया हुआ है जिसमें इन्होंने कहा कि द सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट फैक्ट्री मद्रास हैविंग ब्रॉट टिम्बर बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, इसमें क्या कहा गया कि जो भी जो है वो लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे या जो लकड़ी वगैरह की कटाई करेंगे वो इससे पहले ये क्या करेंगे, इसके लिए लाइसेंस लेंगे। हुआ ये कि गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट ने लकड़ी को क्या किया, काटा, और बिना परमिशन के काटा। कहा गया कि साफ साफ लॉ में लिखा हुआ है, प्लेन लैंग्वेज है, कहीं एम्बिग्यूटी नहीं है, लिखा हुआ है एनी पर्सन डीलिंग इन टिम्बर cannot deal in it until license has been taken from the concerned authority। का भले ये गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, अगर नहीं लिया परमिशन, ये किस बेसिस को बता रहे, ये कह रहे जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन जो है, क्योंकि कहीं एम्बिग्यूटी है कहां, साफ तो लिखा हुआ है कि कोई भी ऑथोरिटी, कोई भी जो है वो पर्सन अगर क्या कर रहा है, टिम्बर को ट्रेड कर रहा है या काट रहा है या दे रहा है, तो इसके लिए पहले क्या लेगा, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी किया तो भी क्या था, कॉन्ट्रावेंशन था। द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज कन्फाइंड टू कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लॉ कौन बनाते हैं, लेजिस्लेचर, और उसको जो है वो डिटरमाइन करना, उसके बारे में बताना, ये किसकी जिम्मेदारी, वो आपका काम है, आपके जो है वो जुडिशरी बॉडी का, कोर्ट का। तो कोर्ट को ही तो इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो इंटरप्रेट करने के लिए कह रहे हैं कि पहले आप फॉलो करें क्या, ये सब आपके कुछ रूल हैं। अगर आप देखेंगे तो यही सारे रूल हमने पहले भी देखे। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये थोड़ा सा आपको अलग नाम दिखेगा। परपोसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पेनल स्टैट्यूट, ये जो है वो किस एक्ट के तहत है, जनरल, इसीलिए नाम थोड़ा सा क्या है आपका अलग है, लेकिन एक जगह चेंज है भी, करते हैं बात। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में कोई चेंज नहीं है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि वॉट एवर बी द, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मीनिंग को लेंगे जब तक उसका मीनिंग क्या ना हो, एम्बिगुअस या अनक्लियर ना हो, तब तक। अच्छा, अब यहां पे
पर्पोसिव वाला देखिए कि पर्पोसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है। कहते हैं ये किस रूल का जो है वो मॉडर्न वर्जन है? कुछ याद है? मिस्चीफ रूल। हाँ, मिस्चीफ रूल और हिडन। तो क्या गोल्डन रूल भी था हमारा? इन सब में थोड़ा थोड़ा का ही डिफरेंस है। कह रहे कि मिस्चीफ रूल कहता है कि अगर किसी चीज के मल्टीपल सेंस और मीनिंग दिए हुए हैं, एक चीज आपका जो है वो रिमेडी देता है और एक चीज क्या देता है? मिस्चीफ, यानी कि डॉट क्रिएट करता है, यानी कि सॉल्यूशन नहीं देता है। आप उसके किस चीज को लेंगे? रेमेडी को लेंगे, वो एस्पेक्ट लेंगे जो रेमेडी की तरफ ले जाए। यहां कह रहे हैं इट इज सर्टेनली मोर फ्लेक्सिबल देन ईदर द लिटरल एंड दिस गोल्डन रूल। चलिए, दिस रूल अलाउ अस जस्ट टू ऐड और इग्नोर वर्ड टू एक्ट हेल्प देम टेकिंग द डिसीजन इन व्यू ऑफ। यहां भी नहीं, if literal approach of interpretation to the word act not achieve the intention of parliament then passing the act will has no approach। ठीक है, ये सब हमें पता है कि अगर वो उसका हम सही मीनिंग नहीं लेंगे तो उस एक्ट को पास किए जाने का कोई पर्पस रह ही नहीं गया। इसमें एक जगह कहीं पे दोनों का बड़ा अच्छा कंपेयर, परपेसिव अप्रोच लुक एट द एक्ट पर्पस एंड व्हाट द एक्ट इंटेंडेड टू अचीव व्हेन इट वाज। हाँ, यहां पे आइएगा। कह रहे हैं कि परपेसिव जो अप्रोच है वो क्या है? ये कहता है कि व्हाट द एक्ट इंटेंडेड टू अचीव व्हेन इट वाज ओरिजिनली पास्ड। कहते हैं कि अगर हमें कभी भी दो वर्ड के बीच में चुनना पड़े कि किसको हम पिक करें ताकि हम रिमेडी की तरफ जाएं, तो कहा उसको चुनने के लिए आप ये देखिए कि जिस समय ये कानून बनाया गया था उस समय क्या मकसद था, जिसको क्या करना था, पूरा करना था। उसके अकॉर्डिंग देखिए कि रिमेडी आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट हो गया, तो उस समय के अकॉर्डिंग क्या देखा गया था, अब आप उसको इंटरप्रेट करने लगेगा। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्पैरिटी बिटवीन द वेजेज एंड दिस। पता चला कि वुमेन को ज्यादा दे रहा है और मेन को ही कम दे रहा है, आप उस एक्ट के तहत नहीं लॉ केस फाइल कर सकते, क्योंकि इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा कि उस समय हमें ये एश्योर करना था कि वुमेन को जो है वो क्या हो, कम ना मिले, इक्वल मिले। तो कहा गया कि अगर मेन को मिल रहा है तो हमारा इसमें कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि जब बना था एक्ट तो यही कंसर्न हमारा था। हाँ बिल्कुल, उस तो होगा, तो तभी मैंने क्या बोला, ये है क्या, जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या है हमारे इंटरप्रिटेशन। एक सेगमेंट इसका डेफिनेशन है, दूसरा सेगमेंट क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इसीलिए आपके जो है वो बुक में भी ये जो है, यहां नहीं, जो स्टडी मैट है उसमें क्या किया इन्होंने, एक ही चैप्टर में जो है वो दिया है। मैंने इसको इसीलिए क्या किया, अलग किया, वरना वो चैप्टर ही अजीबोगरीब हो जाता है कि डेफिनेशन पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं। तो दो पार्ट उसमें है, एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के बारे में कहता है, लेकिन जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या कह देता है, डेफिनेशन एंड व्हाट। हमने जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट लिया वो किसी एक्ट से नहीं लिया है ना, वो क्या है, एक जनरल एस्पेक्ट है, लेकिन वो आया कहां से है, एक्ट तो यही है जिसका नाम क्या है, जनरल क्लॉजेज एक्ट है। अच्छा, व्हाई द पर्पोसिव अप्रोच, कह रहे कंसीडर टू बी द मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ मिस्चीफ रूल। ये अब जो है वो ज्यादातर कंट्री में यूज हो रहा है, इसका भी टेंशन नहीं है, ये कहीं भी कोई ऐसा एस्पेक्ट। मिस्चीफ रूल वर्सेस इसके बीच में देखें, द मिस्चीफ रूल लुक फॉर गैप बिटवीन प्रीवियस लेजिस्लेशन एम टू फाइंड द मिस्चीफ लेजिस्लेशन बीइंग कंसीडर। हाँ, ये थोड़ा सा है कि कह रहे हैं कि मिस्चीफ रूल को जब हम यूज करते हैं तो ये कह रहा है कि फॉर द गैप बिटवीन प्रीवियस लेजिस्लेशन एंड एम टू फाइंड द मिस्चीफ द लेजिस्लेशन बीइंग कंसीडर एम टू फिक्स। कह रहा है कि ये देखिए, मिस्चीफ रूल कहता है कि जब एक कानून को छोड़ करके दूसरा कानून बनाए तो ये सोचिए कि क्या ऐसा मिस्चीफ था, क्या ऐसा चीज था जो सॉल्यूशन में नहीं था, जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा था, जिसके कारण हमने इस एक्ट को क्या किया है, बनाया है। और ये कह रहा है टू स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन सिक्स टू लुक फॉर द पर्पोसिव ऑफ लेजिस्लेशन बिफोर इंटरप्रेटिंग द वर्ड। यानी आप ये देखिए कि कैसे हमारा जो है वो पर्पस जो है बस क्या होगा, लेजिस्लेशन का पूरा होगा, वो मीनिंग आप लीजिए। मतलब लेजिस्लेशन ने लगभग एक ही जगह पहुंच रहे, बस सोचने का दो तरीका। एक कह रहे हैं
कि क्या ऐसा गड़बड़ी था, क्या ऐसा मिसचीफ था, क्या ऐसा प्रॉब्लम था जो सॉल्व नहीं हो रहा था, तब हमने इस कानून को बनाया, पुराने की जगह इस कानून को जो बनाया उसको ध्यान में रख करके जो है वो इंटरप्रेट कीजिए। और ये कहता है कि वो चीज कीजिए जिससे लेजिस्लेचर ने जो ये कानून बनाया था और जो उनका पर्पस था वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। देखिएगा तो ऑलमोस्ट बात को कहने का दो तरीका हुआ, पहुंच तो एक ही जगह रहे हैं, जो मिसचीफ रूल और कौन सा रूल, पर्पस। लेकिन आपसे भी अगर पूछा तो ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज किसका, पर्पसिव का। विल सी फार फ्यूअर absurd रिजल्ट यूजिंग द पर्पसिव अप्रोच, विटनेसिंग अ जेन्युइन इंटेंट टू ब्रिंग अबाउट जस्टिस, ताकि जस्टिस हो सके, जेन्युइन इंटेंट जिस पर्पस से कानून बना है। जज लुक बियॉन्ड द गैप द पार्लियामेंट हैड मेंट टू अचीव एट द टाइम ऑफ लेजिस्लेटिंग, कानून बनाते समय जो गैप था जिसके कारण जो है वो लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा था, तो उस गैप को भरने के लिए जो किया था उस गैप के अकॉर्डिंग जो हम इसको देखते हैं। डिसएडवांटेज, कैन क्वेश्चन व्हाट द इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट मीन्स, ये बार बार यही क्वेश्चन करता, कह रहे क्या डिसएडवांटेज है, कह रहे कि यही है डिसएडवांटेज कि हर बार ये यही क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है, इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट। हमें जबरदस्ती डिसएडवांटेज क्रिएट करना था तो हम कर रहे हैं। It means that Parliament passed the act or those members who voted with the majority or those who were present during the debate। अब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने जब ये एक्ट को पास किया था तो कितने लोगों ने इसके बारे में क्या सोचा, इसको भी हम कंसीडर करते हैं। कहा गया कि ये तो बहुत बड़ा जो इफ एंड बट है कि कैसे हमें ध्यान देगा कि उस समय का डिस्कशन किस तरह का हुआ था, क्योंकि यही तो हुआ, तभी तो आप पहुंचेंगे कि उस समय पर्पस क्या था इस एक्ट को बनाने का। एक्ट को बनाने का पर्पस तो डिबेट से ही निकल करके आता है कि ये कमी है, और ये डिबेट कहां होता है, पार्लियामेंट में होता है। कानून बनाने से पहले जो आप देखते हैं वोटिंग होती है, वोटिंग से पहले जो डिबेट और डिस्कशन होता है वहां से ये निकलता है। नोइंग विच अप्रोच इज लाइकली टू बी टेकन, लैक ऑफ क्लैरिटी विल कॉज इनकंसिस्टेंसी इन रिजल्ट। बार बार जो है वो किस चीज को लेकर के, लैक ऑफ क्लैरिटी, कि क्या मिसचीफ है, क्या रेमेडी है और क्या मिसचीफ है, इसको लेकर के क्या आ जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन आता है। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एक से ज्यादा है तो दोनों, एक ही एक्ट के दो प्रोविजन है तो ऐसे करना है कि दोनों क्या हो जाए, दोनों फुलफिल हो जाए। यहां पे जो है एक केस लॉ दिया हुआ है और इस केस लॉ में कहा गया है कि एक में इन्होंने कैन नॉमिनेट और सेकेंड अ पर्सन इन इलेक्शन। गवर्नमेंट सर्वेंट भी किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं और उसके लिए वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 1238 कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट असिस्ट एनी कैंडिडेट इन इलेक्शन। सिर्फ किस चीज को छोड़ करके, अब हम कैसे दोनों को फुलफिल करें, एक ये कह रहा है एक ये कह रहा है, तो हाँ, तो इन्होंने हार्मोनियस करके क्या किया, कहा कि गवर्नमेंट सर्वेंट द राइट टू वोट एज वेल एज टू नॉमिनेट और सेकेंड अ कैंडिडेट। कह रहा है कि दोनों चीज हमने कर दिया, एंड फॉरबिडिंग हिम टू असिस्ट द कैंडिडेट इन एनी अदर मैटर। कह रहे हैं कि एक जो है वो कह रहे हैं कि किसी और तरह से मदद नहीं करेंगे, कंफ्यूजन आ रहा है, और एक कह रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं और नॉमिनेट कर सकते हैं। कहा कि वो इस चीज में इतना ही सिर्फ मदद करेंगे कि किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो और आप इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई मदद नहीं करेंगे। ये दोनों का मिलकर के निकल करके आया। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व गिविंग द वाइडेस्ट मीनिंग पॉसिबल टू द स्टैट्यूट, यानी कि नैरो सेंस की जगह हम किस सेंस को लेंगे, वाइडर सेंस को लेंगे, ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा, जैसे हमने फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह में किया था, मैन्युफैक्चरिंग के डेफिनेशन में किया था, कुछ याद आ रहा है। एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, याद भी है ना, एक सब्जेक्ट भी है, उसमें एक पोर्शन है जिसका नाम इंडस्ट्रियल एंड, उसी में एक जो है वो एक्ट है जिसका नाम है, उसमें हमने, अगर आपको याद होगा तो हमने ये वर्ड भी यूज किया था कि फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग का हमने क्या लिया था, बहुत
वाइडर, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम उस एक्ट के दायरे में क्या कर सकें, कवर कर सकें। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, पीनल स्टैट्यूट। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी भी ऑफेंस को लेकर के सजा दिया हुआ है और ये जो सजा सुनाया हुआ है इसमें जो है वो दो तरह की सजा है, एक थोड़ा लिबरल है और एक बहुत हार्ड है। तो बोला गया कि आप जो है वो पेनल्टी के केस में किसको यूज करें, फेवर ऑफ पर्सन प्रोसिक्यूट अगेंस्ट स्टैट्यूट हैज टू कंसीडर नैरोली इन व्हाट, फेवर ऑफ द पर्सन प्रोसिक्यूटेड पेनल्टी रादर देन वन विच इम्पोज अ पेनल्टी। कोशिश कीजिए कि पेनल्टी अगर सुनाया जा रहा है और कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वाला पेनल्टी मिलेगा या ये मिलेगा, तो हमेशा उस केस में बेनिफिट किस चीज का जाना चाहिए, जो लिबरल है, थोड़ा जो कम पेनल्टी है वो मिले, ताकि किसी सत्य बोला जाता है कि किसी को भी सजा थोड़ी कम मिल जाए लेकिन उसे जो है वो सजा ज्यादा, और अगर कोई जो है वो किसी चीज को नहीं किया है तो उसे तो किसी शर्त मतलब भले एक दोषी छूट जाए लेकिन जो है वो कोई भी एक अगर इनोसेंट है तो उसको सजा, ये थंब रूल है जब भी जजमेंट किया जाता है। तो इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा मौका दिया जाता है अपनी बात को रखने का। वैसे इसमें भी कह रहे हैं अगर पेनल्टी देने की बारी आई और कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा है कि ये वाला पेनल्टी या ये वाला पेनल्टी, तो क्या कहा गया, जो थोड़ा लिबरल नेचर का हम क्या करें, वो वाली पेनल्टी जो है इंपोज करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, किसी भी चीज में जब हम क्या करते हैं पहले से चीजों को इफेक्ट में लाते हैं तो वो अमेंडमेंट क्या कहलाता है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कहलाता है। लेकिन अगर किसी एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ अमेंडमेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सिर्फ प्रोग्रेसिव है, ये रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव के लिए वर्ड साफ तौर पे बोलना पड़ेगा कि ये चीज रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में आएगा। नहीं बोला गया, यही तो इंटरप्रिटेशन है, नहीं बोला गया तो क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। यहां पे कहा गया पावर एंड फंक्शन प्रोवाइड अंडर सेक्शन 14 एंड 19, किसके तहत, जनरल क्लॉजेज एक्ट के तहत। किस चीज के लिए, पावर टू अपॉइंट, टू इंक्लूड, पावर टू सस्पेंड और डिसमिस, पावर टू अपॉइंट और इंक्लूड, पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिसो यानी कि ऑफिसर को अपॉइंट करना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज, ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट एंड सक्सेसर। यानी कि अगर किसी लॉ में किसी भी तरीके से आपको जो है वो पावर एंड फंक्शन की बात की जाएगी किसी अथॉरिटी की, तो यहां पे उन्होंने कहा कि उनके पास पावर होगा अपॉइंट करने का और किसी को क्या करने का। इफ नो पावर इज गिवन अबाउट एनी अथॉरिटी, इन दैट केस यू विल यूज द जनरल क्लॉजेज एक्ट। लेकिन ऑलरेडी दिया हुआ है सेबी एक्ट में पावर एंड फंक्शन ऑफ सेबी, तो यहां से नहीं आप जाएंगे, तब आप कहां से जाएंगे, सेबी एक्ट के थ्रू जाएंगे। अगर किसी जगह जैसे हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का या नेशनल ट्रिब्यूनल का या हमारे लेबर कोर्ट का ऑलरेडी पावर एंड फंक्शन दिया हुआ है, तो हम उस पावर एंड फंक्शन को यहां से पिक नहीं करेंगे। बट नथिंग इज सेड अबाउट पावर एंड फंक्शन, बस लिखा हुआ है दे हैव पावर टू फंक्शन इन दिस एक्ट, और क्या होगा वो नहीं दिया। इसका मतलब ये सारे पावर उनके पास होंगे। कौन से पावर, की पावर टू अपॉइंट एंड इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। हायर अथॉरिटी को ये पावर है कि वो किसी को सस्पेंड कर सकते हैं, किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। पावर है उनके पास कि किसी भी जो है वो ऑफिसर्स को अपॉइंट या किसी ऑफिसर्स को क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। Where by central act regulation a power to assign function shall include power of substitution of functions, यानी कि किसी के फंक्शंस को, जो वो काम करते थे उसकी जगह कोई और उस काम को करेंगे, एक अथॉरिटी की जगह कोई दूसरा अथॉरिटी उस काम को परफॉर्म करेगा, ये जो है वो पावर दिया हुआ है। सक्सेसर, पावर टू अपॉइंट सक्सेसर इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ऑल्सो लाई। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अगर आप चाहें तो अपने सक्सेसर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर आपने सक्सेसर किसी और को रखा है, अब अगर बदलना चाहे तो कर सकते हैं। बट अगर किसी लॉ ने बोला है कि इररिवोकेबल है सक्सेसर, अगर एक बार हो गया तो वो दूसरे बार जो है वो नहीं बदला जाएगा। किसी को गिफ्ट दे दिया, आप उससे नहीं ले सकते, अगर लिख दिया गया उस एक्ट में तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ए पावर टू प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ऑफ सुपीरियर ऑन देयर सबऑर्डिनेट, सुपीरियर को पावर है कि वो अपने सबऑर्डिनेट के लिए क्या सेट कर सकते हैं,
ड्यूटी सेट कर सकते हैं कि ये आपकी ड्यूटीज है, ये आपको परफॉर्म करना है। ये किसके बारे में था? जनरल क्लॉजेस एक्ट के बारे में था।